मानसी आज बहुत अनमनी सी अपने काउंटर पर बैठी थी। उसको इस तरह उदास बैठे देखकर नेहा ने, क्या बात है मानसी, इतनी उदास क्यों हो, पूछ लिया। मानसी बेमन से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ, रक्षाबंधन की छुट्टियों में तुम तो जा रही हो ना घर। नेहा बोली, नहीं यार, इस बार नहीं जाऊंगी, छुट्टियां बचानी हैं, शादी की डेट नवंबर में फिक्स हो गई है। नेहा ने मानसी से पूछा, तुम तो जाओगी ना, सुब्रत कह रहा था, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार से मिलें, इसलिए इस बार तुम्हारे परिवार से मिलने जाना चाहता है। नेहा की बात सुन एक गहरी सांस लेते हुए मानसी बोली, परिवार जिसे मेरी कभी फिक्र ही नहीं रही, किससे मिलाऊंगी, यह सोच कर ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ रहा है। ऐसे क्यों बोल रही हो मानसी, क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माना कि तुम्हारे पापा नहीं हैं, किंतु माँ भाई बहन तो हैं ना। हाँ, कहने के लिए सब हैं, मगर उन्होंने कब मुझे अपना माना है। मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी उनके लिए सौतेली बेटी ही हूँ। ये कहते कहते आंखें छलक पड़ीं। अभी एक शख्स आके काउंटर पर खड़ा हो गया, आप मानसी मैडम हैं? दरअसल मुझे मिस्टर अग्रवाल ने भेजा है। वो, हाँ, उन्होंने बताया था। आप कहाँ जाना चाहते हैं, अपने ही देश में कहीं या विदेश की सैर पर? उसी हिसाब से मैं आपको हॉलीडे पैकेज दिखा दूंगी। वो शख्स कहता है, इतनी महंगाई में विदेश की सैर कहाँ मैडम, अपने ही देश में घूम लें, वही बहुत है। वो पर्यटन स्थलों की जानकारी देते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आपको सारी जगहों के बारे में बता दी हूँ, आप एक बार सारे पैकेज फिर से देख लें और मुझे बताएं, साथ में अपना डिटेल भी दें। तभी किसी का फ़ोन आता है और वो थोड़ी देर में आता हूँ कहकर बात करने ऑफिस से बाहर चला जाता है। लेकिन पता नहीं उस आदमी को देखकर मानसी को क्यों लगा जैसे वो उसको पहले से जानती हो। उसे बहुत अपनत्व से देख रहा था, जैसे जानता हो उसे, कुछ पूछना चाहता हो। तब तक लंच का समय हो जाता है। मानसी नेहा के साथ उसी बिल्डिंग के नीचे बने कैंटीन में लंच के लिए चली जाती है। वो व्यक्ति भी ठीक उनके पीछे आकर चाय पीने बैठ जाता है। नेहा मानसी से कहती है, मानसी बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहती हूँ, क्या तुम बताना चाहोगी? मानसी कहती है, छुपाने लायक भी कुछ नहीं है नेहा, पर अपनी बेवलता का क्या करूँ जो हर समय उस बंद दरवाजे को खटखटाती रहती है। मेरा अतीत से मोह नहीं छूटता, जब भी भूलने की कोशिश करती हूँ बुरी तरह उलझ जाती हूँ उन यादों के जाले में जो बड़ी निर्ममता से मुझे जकड़ लेती हैं। कभी कभी तो दम घुटने लगता है। दरअसल जब मैं महज 5 साढ़े 5 साल की थी तभी मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। पापा शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन दादी की भी सेहत ठीक नहीं रहती थी। वैसे भी मेरे पापा अकेले थे, कोई भाई बहन भी नहीं थे जो किसी आपात स्थिति में उनको सहारा बनते। सो दादी दादा की इच्छा के अनुसार उनकी दूसरी शादी हो गई। शादी के कुछ ही महीनों बाद दादी भी इस दुनिया से चली गईं। नई माँ ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। हालात ये थे कि मैं कभी नाना के घर तो कभी अपने घर रहती। नाना के परिवार में भी नानी नहीं थी, माँ की शादी के पहले ही गुजर चुकी थी। 2 मामा थे, अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। जिस समस्या के चलते पापा की दूसरी शादी हुई, अब वही जंजाल बन गई। मेरी वजह से रोज़ उन लोगों के बीच में कलह होती रहती। इसी बीच मेरे भाई बहन भी आ गए। जानती हो नेहा, जब मेरा भाई आया इस दुनिया में तो सबसे अधिक खुश मैं ही थी। माँ का उपेक्षित व्यवहार भी मुझे नहीं परेशान करता। वो 4-5 महीने का था। मैं खुशी के मारे कई रंग बिरंगी राखियाँ दादाजी के संग जाकर बाजार से खरीद लाई। मैं 7 साल की उम्र, बाल सुलभ लालसा लिए भाई को राखी बांधने के लिए लालायित मन लिए सुबह से इंतज़ार करती रही, परंतु माँ का मन नहीं पसीजा। उसकी तबीयत खराब का बहाना बनाकर मुझसे दूर रखी रहीं। मैं राखियों को मुट्ठी में कस के पकड़े रोए जा रही थी। तभी दादाजी ने कहा, रोते नहीं है रुंझुन, ये कृष्णा है ना, इसको राखी बांध दो। तुम्हारी काकी माँ का बेटा है, तुम्हारा भाई है। कृष्णा काकी मेरी आया कम माँ जैसी थी और कृष्णा दादा को सारी राखी बांधकर सब्र कर ली। माँ द्वारा मेरी उपेक्षा के चलते कलह अब आम बात हो गई थी। मेरी पढ़ाई अब मुश्किल में पड़ गई। तब पापा ने मुझे शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। कभी दादा नाना
तो कभी पापा मिलने आते। छुट्टियों में घर आना होता था। उस समय भी माँ मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उस समय उन्हें छुट्टियों में कहीं अपने परिवार के साथ बाहर जाना रहता था। पापा के लाख चाहने पर भी अपने साथ नहीं ले जाती थी। इतना ही नहीं, मेरे भाई बहनों को भी मुझसे दूर रखती, कभी मुझसे घुलने मिलने नहीं देती। यदि कभी उनको मेरे करीब देख लेती तो फिर वही झगड़े। आखिरकार पापा घर की शांति बनाए रखने के लिए उनके मन की ही करते, लेकिन तब दादाजी थे तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसी बीच नाना भी गुजर गए। 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मैं घर आई थी। दादाजी चाहते थे कि अब मैं कानपुर में ही रहूं, इसलिए दादाजी पापा से बोले, विमल, मानसी अब बड़ी हो रही है, झगड़े के डर से उसे कब तक बाहर रखोगे? शादी ब्याह भी करनी है, हॉस्टल में रहकर घर परिवार की बारीकियां कैसे सीख पाएगी? पापा भी अब मुझे अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे। सो माँ के विरोध के बावजूद भी पापा ने कानपुर में ही मेरा एडमिशन करा दिया। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी वजह से अक्सर उनकी आंखें गीली रहती, किंतु माँ ने मुझे कभी अपने करीब नहीं आने दिया। बहुत तकलीफ़ होती थी, मन दर्द से भर जाता था। अपनों से भरे पूरे उस घर में मैं नितांत अकेली हो जाती थी। पापा अक्सर बिजनेस की वजह से बाहर रहते और दादाजी शॉप पर चले जाते थे। पापा और दादा के न रहने पर स्कूल से घर लौटने का मन ही नहीं करता। रास्ते इतने लंबे लगने लगते जैसे उनका कोई अंत ही नहीं हो, और घर किसी बियाबान की तरह, जहाँ हवाओं की सरसराहट से झाड़ियाँ शोर तो बहुत करती हैं, साथ ही एक अजीब सी सन्नाटे की दहशत से भी भर देती थीं। इससे पहले जब आती थी तो कृष्णा काकी रहती थी। माँ की शादी के पहले से ही वो इस घर में आई थी। माँ के जाने के बाद वो मेरा ख्याल बहुत प्यार से रखती थी, लेकिन नई माँ को वो रास नहीं आती थी। 2 साल पहले ही किसी बात पर उनकी छुट्टी कर दी। वैसे उनकी छुट्टी पहले भी कई बार हुई थी, पर जब मैं घर आती तो वो भी अपना मान अपमान भूलकर चली आती थी, लेकिन उसके बाद नहीं आई। पड़ोस में ही रहने वाले एक जैन परिवार के यहाँ भी काम करती थी। घर में 2 बस बुजुर्ग पति पत्नी थे, लेकिन बाद में उनके बच्चे उन्हें दिल्ली ले गए, साथ में काकी भी चली गईं, क्योंकि उनके बेटे कृष्णा दादा उन जैन दंपति के बच्चों के परिवार के साथ ही दिल्ली में रहते थे। उनके यहाँ ही काम करते थे, साथ में वो लोग पढ़ाने लिखाने का जिम्मा भी ले लिए थे। काकी यहाँ कानपुर में हम लोगों के यहाँ काम करती और अपने भाई के परिवार के साथ रहती थी। पति के स्वर्गवास के बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी तो थी उनके सर पर। क्या करती? सो जैन दंपति के साथ अपना परिवार लेके चली गई दिल्ली। इसी अकेलेपन और लड़ाई झगड़े में किसी तरह 12वीं भी पास कर ली। मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक़ था। पापा ने जब मुझसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए कहा तो मैंने उनसे अपनी इच्छा बताई। दादाजी इसके खिलाफ़ थे, लेकिन मेरी जिद और इच्छा को देखते हुए जब पापा ने उन्हें समझाया तब दादा भी मान गए, और इस कोर्स के लिए मेरा नामांकन शहर के ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करा दिए। मैं भी जी जान लगाकर अपनी तैयारियां करने लगी। दिन भर इसी में व्यस्त रहती। इस दौरान पता ही नहीं चला कि कब घर की स्थिति बद से बदतर हो गई। बाजार में आई मंदी की वजह से असर हमारे बिजनेस पर भी पड़ा, और लगातार घाटे की वजह से घर में आर्थिक समस्याएं सर उठाने लगीं। मानसिक परेशानियां पहले ही क्या कम थीं, अब व्यापार में भी रोज़ नई दिक्कतें आने के कारण पापा डिप्रेशन में रहने लगे। एक दिन शॉप से घर लौटने के क्रम में कार ट्रक से जा टकराई। उस टक्कर में पापा और दादाजी दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए। दादाजी हॉस्पिटल जाने के क्रम में रास्ते में ही दम तोड़ दिए। 2 दिन बाद पापा भी हमें छोड़कर चले गए। मेरे दोनों सहारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी और भी दुरूह हो गई। अब मैं पूरी तरह से बेसहारा हो गई। बिजनेस को नई माँ अपने भाइयों के साथ मिलकर चलाने लगी, और सब लोग मिलकर मेरे लिए आए दिन नई मुसीबतें खड़ा करने लगे। कोर्स कंप्लीट होते ही मैंने कई एयरलाइंस में आवेदन किया, लेकिन कहीं काम नहीं बना। थक हार कर मैंने अपनी एक फ्रेंड की मदद से लखनऊ में एक जगह रिसेप्शनिस्ट की जॉब पाने में सफल हुई, और मैं वहां आ गई। घर से दूर रहना ही मेरे लिए उचित समाधान था। फिर एक दिन इस ट्रैवल एजेंसी की रिक्तियां देखीं और आवेदन कर दी। जॉब कंफर्म होते ही यहाँ आ गई। यहीं पर मेरी मुलाकात सुब्रत से हुई। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे।
एक दिन सुब्रत ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मुझे भी परिवार की ज़रूरत है। वैसे सुब्रत का परिवार भी मुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन बिना मेरे परिवार की मर्ज़ी के हमारी शादी नहीं करना चाहते, और परिवार में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। हाँ, ये बात दीगर है कि मेरा मोह उनसे नहीं टूट पाया। इतने के बाद भी हर रक्षाबंधन पर चली जाती हूँ, किंतु 2 दिन भी रुकना पहाड़ जितना भारी हो जाता है। भाई बहनों को क्या दोष दूँ, जब साथ रहे ही नहीं तो लगाव कैसे होगा। और माँ की स्थिति तुमको बता ही चुकी हूँ। मेरी बात और है, उपेक्षा सहकर भी 2-4 दिन काट आती हूँ, मगर कहीं सुब्रत के पेरेंट्स के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ तो कैसे संभालूंगी, यही सोचकर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। सुब्रत को तो सब मालूम है, वो मेरी परेशानी अच्छी तरह समझते हैं, मगर उनके पेरेंट्स जिद पकड़ बैठे हैं। कई बार मैंने फ़ोन पर माँ को सारी हालात बताई थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तुम ही बताओ क्या करूँ। वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर वो मेरी शादी बिना मेरे परिवार की सहमति के नहीं करना चाहते, क्योंकि सुब्रत अपने घर के बड़े बेटे हैं। उनके पेरेंट्स हमारी शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। सब कुछ सुनने के बाद चिंतातुर होते नेहा बोली, मानसी, तुम्हारे मामा लोग भी तो हैं, उनसे क्यों नहीं बात करती। मानसी बोली, दुख तो इसी बात का है, सब हैं किंतु साथ में कोई नहीं, दोनों की आपस में नहीं बनती। इस समय पैतृक संपत्ति को लेकर एक दूसरे का मुंह देखा देखी भी नहीं है। बड़े मामा बोले, यदि छोटा शामिल हुआ तो मुझे भूल जाना। छोटे मामा बोले, उन्हें इस तरह का कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण आगे नहीं आना चाहते। उनका कहना भी ठीक है, शादी के खर्चे कहीं उन पर ना पड़ जाएं। मेरे पास भी कोई बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है। सुब्रत की जॉब भी अभी हाल में ही लगी है, वो चाहकर भी कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकते। नेहा ने सांत्वना देते हुए कहा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सुब्रत और उसका परिवार है ना, तुम समझाओगी तो उसके पेरेंट्स कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। लंच आवर ख़त्म हो चुका था, सो हम दोनों ही उठकर आने लगीं। लिफ्ट के पास नेहा के कोई परिचित मिल गए तो उनसे हाल समाचार लेने लगी और मैं ऑफिस में चली आई। लगभग आधे घंटे बाद वो शख्स फिर आया और मुझसे कहा कि अभी रहने दीजिए, कुछ ज़रूरी काम निकल आया है, पहले उसे पूरा कर लूँ, फिर माँ को देश की सैर करा दूँगा। मैं 2-4 दिन बाद मिलता हूँ, यह कहकर चला गया। अजीब सा अपनत्व था उसकी आंखों में। लगभग 20-22 दिन बाद वो लौटा, हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर। सबको मिठाई देते हुए मेरे पास आया। मुझसे कहने लगा, उस दिन इसी ऑफिस में खुशखबरी मिली थी, काम भी निर्विघ्न संपन्न हो गया। सोचा आप सभी का मुंह मीठा करा आऊँ। फिर मुझसे विदा लेते हुए कहा, जल्दी ही मिलते हैं। उसकी इस बात पर नेहा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मिलना लाजमी है। मैं कुछ समझ नहीं पाई, साथ देने के लिए मुस्कुरा दी। रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही नेहा मेरे पास रहने के लिए आ गई। अक्सर हम त्योहारों पर एक साथ होते थे। नेहा वीमेंस वर्किंग हॉस्टल में रहती थी और मैं 3 और महिलाओं के साथ किराए के मकान में। यह मकान उन्हीं मिस्टर अग्रवाल का है जिनका रेफरेंस लेकर उस दिन वो व्यक्ति आया था। अग्रवाल साहब ये पूरा मकान किराए पर चढ़ा अपने नए आलीशान बंगले में सपरिवार रहते हैं। 3 तल्ले के इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर उनके कोई रिश्तेदार का परिवार रहता है। बाकी दोनों तल्लों पर हमारे जैसे कामकाजी शेयरिंग में रहते थे। आज सभी की छुट्टियां थीं, सो हम सब मिलकर कुछ विशेष पकवान बनाने में लगे हुए थे। मेरी ही तरह सब दूसरे राज्यों से थे, सबकी अपनी मजबूरियां थीं, सो सब इस बार यहीं थे। हम सब अपने बचपन को याद करने में व्यस्त थे। तभी ग्राउंड फ्लोर वाले गुप्ता जी का लड़का पंकज आया और मुझसे कहने लगा, मानसी दीदी, ताऊ जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। मैं आती हूँ कहकर उसको भेजकर ड्रेस चेंज करने चली गई। जब गुप्ता जी के घर में प्रवेश किया तो मुझे मिस्टर अग्रवाल के साथ वह व्यक्ति भी नजर आया, लेकिन जब कृष्णा काकी को देखी तो आश्चर्य, खुशी, बरसों से न मिलने की पीड़ा सब एक साथ आंसुओं के साथ बाहर आने लगी और मैं दौड़कर उनसे लिपटकर रोने लगी। मुझे इतना भी होश नहीं रहा कि मैं यहाँ मिस्टर अग्रवाल से मिलने आई थी।
तभी चुप कराते हुए काकी बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ, अपनी बेटी से दोबारा मिल पाई। जानती हो मुझे कैसे पता चला कि तुम यहाँ हो? उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर बोली, पहचानी नहीं जिसे बचपन में राखी बांधती थी? मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखती रही, जुबान से कुछ निकल ही नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से किसी तरह बोली, कृष्ण दादा, आपको मैं याद थी, फिर आप बताए क्यों नहीं? मुझसे मिलने कभी क्यों नहीं आए? आप लोगों को कितना मिस की हूँ, शायद इस बात को आप लोग नहीं समझेंगे। मुस्कुराते हुए बोले, याद क्यों नहीं रहेगी, बहन को भी कोई भूलता है, मगर उस दिन जिससे मिला वो मानसी थी। मैं तो मेरी रुंझुन को जानता था, इसलिए कन्फर्म न होने के कारण अपना परिचय नहीं दे सका। इतने समय बाद देखा तो थोड़ा असमंजस में था। समय की बहुत गर्द मेरी स्मृतियों पर भी जम चुकी थी। चेहरे की धुंधली छवि ही हल्की यादों में थी, परंतु समय की चाल को कोई कहाँ समझ सका है। उसके चक्र में पिसकर बड़े से बड़े पहाड़ भी धूल में बदल जाते हैं। हम सब तो एक आम इंसान हैं। काका और दादाजी के जाने की खबर हमें 2-3 महीने बाद मिली थी। मैं और माँ गए भी थे, लेकिन गिरधारी काका से पता चला तुम अब वहाँ नहीं रहती। खैर, अब ये सब भूल जाओ, सब दिन एक समान नहीं रहता, अब सब कुछ बदल गया है। देखना चाहोगी? मैं कुछ समझ पाती तभी सुब्रत अपने परिवार के साथ नई माँ और मेरे भाई बहन के संग मुस्कुराते हुए मेरे सामने आए। मैं अचंभित अविश्वास से उन्हें देखती रही। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना। मुझे विस्मित देखकर कृष्णा दादा बोले, दरअसल ये सब नेहा के सहयोग से सफल हुआ। उस दिन कैंटीन में मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। जब तुम नेहा को बाहर छोड़ ऑफिस में चली गई, उसी दरमियान मुझे नेहा से बात करने का अवसर मिला और नेहा को अपनी सच्चाई बताकर मदद करने के लिए कहा। मुझे इस तरह विस्मय में देखकर मेरे होने वाले ससुर जी मुझसे बोले, मानसी बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतने प्यारे दादा मिले हैं, जिन्होंने तुम्हारे हालात जानने के बाद ज़मीन आसमान एक करके रख दिया और आज इस पावन दिन की सार्थकता सिद्ध कर दी कि खून के रिश्ते से भी बढ़कर मन का रिश्ता होता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार आज तुम्हारे दादा द्वारा मिला है, एकत्रित परिवार के रूप में। समेट के रख लो इन अविस्मरणीय क्षणों को, जिस पर दुनिया की दौलत भी कमतर है। माँ माफ़ी मांगते हुए आके मुझे गले से लगा ली और दादा पर कोटे से आशीर्वाद बरसाए जा रही थी। तभी मेरे ससुर जी माँ से मुखातिब होकर बोले, समदन जी, बस मेरी एक ही चाहत थी, मेरी बहू जब विदा होके आए तो अपनों का आशीर्वाद ओढ़ कर आए। आज ये चाहत तो पूरी हो गई, लेकिन एक गुजारिश अभी भी बाकी है। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, गुजारिश नहीं समधी जी, आदेश करिए। अपने सामर्थ्य पर पीछे नहीं हटूंगी। अतीत की खाइयों को भरने का यही समय है। ससुर जी हंसते हुए बोले, चिंता मत करिए, हम बस इतना चाहते हैं कि शादी में पिता का दायित्व मानसी के दादा निभाएं। आखिर बड़े भाई को पिता का स्थान यूं ही नहीं मिला है। माँ उनकी बात का समर्थन करते हुए बोले, समधी जी, आपने तो मेरे मुँह की बात छीन ली है। दादा भी मुस्कुराते हुए मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब भाई हूँ जिसे पिता का दायित्व निभाने का अवसर मिला है। आजीवन तुम्हारी खुशियाँ मेरी प्राथमिकता रहेंगी। सच में यह रिश्ता मेरे जीवन का अनमोल उपहार साबित हुआ।